अब देखिए क्वेश्चन 104 नंबर, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। यदि वायुमंडल ना हो 104 का, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो 104 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो 105 का हो जाएगा सी, लाल, नीला और हरा। ठीक है, ल ह ना यानी कि प्राथमिक रंग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 106 में देखिए, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला कौन है, तो बैगनी है। सबसे अधिक वाला कहेगा तो लाल है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है, अभी बताया है ना। ठीक है, तो क्या होगा, तो सफ़ेद होगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। ठीक है, 108 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि फिल्म। उसके बाद कह रहा है कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 109 का हो जाएगा ये, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कैमरे के लेंस के रूप में। 110 में हम देखिए, 110 में क्या कर रहा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है। ठीक है, तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा, 110 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि प्रेस बायोपिया। क्या हो जाएगा, तो प्रेस बायोपिया हो जाएगा। देखिए इसमें अभी यहाँ पे इंग्लिश पूछ दिया है। निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, और मोतिया बिंदु क्या कहते हैं। ठीक है, अबिंदुकता को क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए बताते हैं। निकट दृष्टि दोष को जो है ना हम कहते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, मायोपिया। तब निकट दृष्टि दोष को पता है क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम मायोपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, दूर दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, तो हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। वहीं जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब देखिए पहले इसको कैसे याद रखिएगा, निकट मतलब ऐसे समझना है, निकट मतलब कम यानी कि नज़दीक। ठीक है, तो कम से हो जाएगा, यहाँ पे छोटा मीनिंग जो होगा वो कम के लिए हो जाएगा, निकट के लिए, और जो बड़ा मीनिंग होगा वो दूर के लिए हो जाएगा, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष को तो बताएं प्रेस बायोपिया होता है। ठीक है, और उसके बाद अबिंदुकता का क्या होता है उसको भी बता देते हैं। जरा दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, तो प्रेस बायोपिया। अबिंदुकता को क्या बोलते हैं, अबिंदुकता को बोलते हैं एस्टिग्माटिज्म। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। 111 नंबर, आइरिस का क्या काम होता है। आइरिस का काम क्या होता है, तो आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ठीक है, वस्तु के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। वस्तु के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। वस्तु से छोटा लेकिन सीधा होगा, सीधा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होता है। वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो हो जाएगा डी नंबर। 113 नंबर देखिए, 113 में क्या कर रहा है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। 113 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 113 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 113 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आइरिस। 113 क्या हो जाएगा, सी, यानी कि आइरिस के द्वारा। आइरिस का काम क्या है, तो आँखों में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है, मतलब आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो देखिए 114 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 114 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कॉर्निया।
115 में क्या हो जाएगा, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। तो 115 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि रेटिना से। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद 117 में देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। दूर की नहीं देख रहा है मतलब निकट की देख रहा है, तो निकट के देखेगा मतलब कि निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, क्या है, निकट दृष्टि दोष। कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष में, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जड़ा दृष्टि दोष में हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो बाइफोकल लेंस का यानी कि दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे। और बिंदुकता में हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, दृष्टि दोष यानी मायोपिया, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। अब देखिए यहाँ पे दृष्टि दोष दूर दृष्टि नहीं बोला है, इसलिए घबराइएगा नहीं। मतलब कह रहा है कि कोई आदमी जो है उसकी आंखों में दोष है, मतलब उससे दृष्टि दोष कहते हैं। वो कैसा दोष है, तो मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। देखेगा, बताए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपका ए नंबर। 119 नंबर में निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो 119 का कौन हो जाएगा, तो 119 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 120 दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसा बात नहीं है, दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, हाँ, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष, तो उत्तल लेंस। बताया ना, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, जड़ा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस, और आपका अबिंदुकता में तो बेलनाकार लेंस। बुढ़ापे में दूर दृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, बुढ़ापे में दूर दृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, 122 का आंसर क्या होगा, तो 122 का आंसर होगा आपका डी, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। दूर दृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। 123 नंबर देखिए, क्वेश्चन कर रहा है वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। ठीक है, 123 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, कलर ब्लाइंडनेस को क्या कभी लेंस से हम ख़त्म कर पाएंगे, कभी नहीं। अगर कलर ब्लाइंडनेस अगर हो गया तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का होता है वर्णांधता। जड़ा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस, तो बाइफोकल लेंस, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों को एक साथ मिलाते हैं उसे कहते हैं बाइफोकल लेंस। उसके बाद देखिए 125 मानव नेत्र एक कैमरे के समान है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है, नेत्र लेंस जो है क्या बनाता है, तो 125 का हो जाएगा आपका सी, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब देखिए 126 नंबर का हमको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, तो निकट दृष्टि दोष में हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जड़ा दृष्टि दोष में द्विफोकल लेंस, और बिंदुकता में हम बेलनाकार लेंस, यानी कि 1 का 4 यानी कि डी और सी, और 2 का 1 यानी कि बी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब चलिए 127 नंबर, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। अब देखिए समतल दर्पण के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, यह हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा कैसा बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए, जितना बड़ा वस्तु रखेंगे हम उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर हम प्रतिबिंब को भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है,
सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी पर वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु को रखेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, इतना चीज़ है ना। और पार्श्विक रूप से क्या होता है, तो उल्टा बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। पार्श्विक विस्थापन समझते हैं ना, मतलब अगर ऐनक में अगर देख रहे हैं तो दायां हाथ बायां हाथ के जैसा, बायां हाथ दायां हाथ के जैसा दिखाई देता है। उसी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। अब देखिए, तो 127 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। हाँ, बात सही है। जिस आकार का वस्तु लेंगे उसी आकार का जो है ना प्रतिबिंब भी बनेगा। एक पार्श्विक रूप से व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद करें यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। नहीं, ये गलत बात है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता था। कह रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है मतलब कि सी नंबर। ठीक है, अब देखिए, दर्पण के पीछे बनता है, हम बताएं कि दर्पण के पीछे ही बनता है। उतना ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को हम बता ही दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं 128 नंबर। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, लेंस आया तो थोड़ा सा लेंस देख लीजिए। लेंस जो है ना, दो प्रकार के, एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, कन्वेक्स और कनकेव। उत्तल लेंस में जो है आपका इसमें प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। ठीक है, और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। मतलब उत्तल लेंस में सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा। ठीक है, दर्पण लेंस के पीछे भी बनेगा। ठीक है, सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। ये सब बता दिए। बड़ा छोटा, ठीक है, बराबर, ये सब बनता है। और अवतल लेंस में क्या है कि केवल काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक बनेगा तो आपका लेंस के पीछे बनेगा। और क्या बनेगा इसमें, तो सीधा बनेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वही कह रहा है कि चलिए थोड़ा सा आप समझाइए लेंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, आभासी का मतलब वही काल्पनिक होता है। हाँ, उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और एक अवतल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। नहीं, अवतल लेंस में नहीं बनता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के बराबर वस्तु के आकार से बड़ा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस हाँ बनाता है। एक अवतल लेंस सदैव वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो तीनों सही है। और 2 नंबर क्या है, गलत है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो बी नंबर सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए 129 में दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि दोष कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है, तो दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देखता है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, तो 132 का आंसर क्या होगा, तो 132 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, नज़दीक के देख रहा है, मतलब उसे क्या है, निकट दृष्टि दोष है ना। अब देखिए, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह है, ठीक है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 133 का आंसर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष से। किसी परिदर्शी पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। किसी परिदर्शी पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो 134 का आंसर हो जाएगा आपका ए, एक दूसरे के समानांतर। दूरबीन क्या है, पानी की गहराई मापी जाती है दूरबीन से, बट सी नंबर गलत है। नज़दीक वस्तु देखी जाती है, नहीं, दूर की वस्तु देखी जाती है, दूर की वस्तु देखी जाती है। 136 नंबर। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
घड़ी, साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो 136 का आंसर क्या होगा? 136 का हो जाएगा बी, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो 137 का आंसर हो जाएगा आपका सी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को 138 से क्या हो जाएगा? तो डी यानी दूरदर्शी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो 139 से क्या हो जाएगा? तो ये यानी कि गैलीलियो ने। 140 देखिए, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किस में? मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में कि दूर दृष्टि दोष में? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। ठीक है। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों? 141 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? 142 का क्या हो जाएगा? तो 142 का ये प्रकाश तरंग। 143 देखिए, किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तो 143 का आंसर क्या होगा? तो 143 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 143 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण। 144 में क्या करें? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो 144 का हो जाएगा आपका डी यानी कि क्रूक्स कांच। 145 प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो 145 का क्या होगा? तो बी, नीला और लाल। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल। चलिए 146 नंबर देखते हैं। 146 में क्या करना है? निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिघटनाओं पर क्या करना है? विचार करना है। गोधूलि में सूर्य का अमाप, इसका आंसर हो जाएगा देखिए ए नंबर। गोधूलि में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उस घटना का क्या नाम है? ठीक है, 147 में कर रहा है, उस घटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है। तो 147 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 147 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्पेनग्लो। अल्पेन हिम भीबा, अल्पेनग्लो हो जाएगा यानी हिम भीबा। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो 148 का हो जाएगा ए यानी कि नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। उसके बाद देखिए, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितर्त प्रभावित होंगे? 149 का आंसर कौन हो जाएगा? तो डी, केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको हम बताए हैं, ठीक है, कि अपवर्तन अगर होगा तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब चीज़ में क्या होगा? तो परिवर्तन होगा। ठीक है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सब चीज़ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। चलिए 150, प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि तो 150 का आंसर क्या होगा? तो डी, जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटित होता है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो 151 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बिंदुकता हो जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अभी बताए हैं। उत्तल लेंस जो है वास्तविक और काल्पनिक यानी कि आभासी, और अवतल जो है केवल काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनाएगा अवतल लेंस? नहीं। आभासी प्रतिबिंब बनाएगा? तो हाँ बनाएगा। वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, ऐसा बात नहीं है। लेंस की वक्रता के अनुरूप नहीं, यानी कौन हो जाएगा? तो बी नंबर। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होती है?
जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो 153 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 153 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि त्रिज्या बढ़ जाती है। जब सूरज क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो 154 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 154 का आंसर हो जाएगा आपका ए, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। अब देखिए 155 नंबर, 155 क्या करा। यदि वायु में प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है, तो प्रकाश की गति क्या होगी। प्रकाश की गति क्या होगी, आपका प्रकाश की गति निकालना है। तो 155 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 155 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 156 देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। हाँ ठीक है, श्वेत प्रकाश में भी 7 रंग, प्रकाश में 7 रंग, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, बात सब क्या है, एक ही है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। 156 का आंसर हो जाएगा ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। तो 157 का हो जाएगा डी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो 158 का क्या आंसर हो जाएगा। 158 का आंसर हो जाएगा आपका बी, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। 159 परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो 160 का आंसर क्या हो जाएगा। 60 का आंसर हो जाएगा ए, कांच से। 161 देख लेते हैं। किसी तारे के रंग से पता चलता है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके 161 का आंसर सी, ताप का। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके टेम्परेचर का। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है। किसके कारण मरीचिका बनती है। तो 162 का हो जाएगा आंसर ए, यानी कि 1 और 2, स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन। आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में सीख होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग ठीक है, 3×10⁸, 3×10⁸। इसी को जो है ना हम क्या कहते हैं, सापेक्षिता का सिद्धांत या अपेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं। निम्न तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, कौन सी तिथि को। तो 164 का हो जाएगा सी, 21 जून। 21 जून को सबसे छोटी दिन होती है। सोडियम वाष्प लैंप, ठीक है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। यह आंखों के लिए शीतल है, यह चमकदार रोशनी देता है। 165 क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। 166 खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। हाँ ठीक है, 166 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 166 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सही व्याख्या कब होता है, जब कहता है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ना हम रेलवे में या सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए बरसात के दिन जल पर छोटी तलीय देखिए बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है। तो 167 का आंसर कौन हो जाएगा। 167 का आंसर हो जाएगा आपका बी, परिक्षेपण के कारण।
तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो 168 का आंसर हो जाएगा आपका ये अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? कैसे निशाना लगाना चाहिए? तो 169 का हो जाएगा आपका सी, जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? ठीक है, तो किसका है? तो 170 का हो जाएगा ये प्रकाश का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर का इसी पर है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो 171 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो 172 का हो जाएगा आपका सी, दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो 173 का आंसर कौन हो जाएगा? तो डी यानी कि काला। अब देखिए, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की आभासी गहराई है, आभासी गहराई है। तो 174 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, इसके वास्तविक गहराई से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। अवतल दर्पण का परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ। उत्तल दर्पण को हजामती बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। अवतल दर्पण का, इसमें उत्तल दर्पण का परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। अवतल दर्पण का ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? तो बी हो जाएगा। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 176 कौन हो जाएगा? तो बी, 1676 में। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो 177 का आंसर कौन हो जाएगा? तो सी, पेरिस्कोप। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? ठीक है, तो 178 का कौन हो जाएगा? तो सी, हम बताए हैं ना, ट्रिक बता दिए हैं, फर्स्ट जो भी वीडियो शुरू किए हैं तो फर्स्ट में ही बताए हैं। ठीक है, और इसके पहले वाला जो वीडियो दिए हैं पार्ट 5, ठीक है, मतलब प्रकाश का पहला वीडियो, उसके लास्ट में हम इसका ट्रिक बताए हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन होता है, द्वितीयक रंग कौन होता है और पूरक रंग कौन होता है, तो उसको आप देखिएगा। 179 में देखिए, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? 179 में क्या करें, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक है, कर रहा है 180 नंबर। देखिए 180 नंबर में क्या कर रहा है, पहले इसका ऑप्शन पूरा देख लीजिए। 180 में कह रहा है कि प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 180, तो प्रकाश जैसे ही तल की सतह का त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। ठीक है, यही सही नहीं है। 181 में क्या करा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है? कौन जो है नहीं बदलता है? 181 का आंसर कौन हो जाएगा? तो सी, बोले है ना, आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है, ठीक है, शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह सीधी जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर तिरछा आ रही है ना, तो वह अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, और सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर भागती है। लेकिन अगर सीधे अगर आ रही है, सीधे एक माध्यम से दूसरे माध्यम अगर सीधे, ठीक है, 0 डिग्री के एंगल पर अगर आ रही है इसे, तो कैसे जाएगी? तो सीधे जाएगी। कैसे जाएगी? तो सीधे जाएगी। हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह है समतल दर्पण में वास्तविक होता है। समतल दर्पण में तो वास्तविक तो कहीं बनेगा नहीं, गलत है। आभासी होता है, हाँ आभासी होता है। देखिए दो में वास्तविक थे, दोनों काट दिए। आभासी होता है और बिंब की तुलना में अधिक निकट होता है। ठीक है, नहीं ये भी गलत है। आभासी होता है और पार्श्विक उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 184 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 184 नंबर क्वेश्चन, जल से कांच माध्यम में 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण क्या होता है? तो 0 ही होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
किसी गोलीय दर्पण, तो आपतन कोण का मान 0 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 0 डिग्री ही होगा। अपवर्तन कोण का मान तो 0 डिग्री होगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध क्या है, ठीक है। देखिए r बराबर जो होता है ना 2f होता है, r बराबर 2f होता है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है, ठीक है। तो 186 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 186 का आंसर हो जाएगा आपका बी, परवलयिक दर्पण। 187 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है, किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है, तो 187 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 187 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 187 का आंसर कौन हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा, ठीक है। कैलाइडोस्कोप होता है। 188 नंबर देखिए, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है। 188 में क्या करें, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो 188 का सी, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि सी। कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ है, कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ है एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है, ठीक है। तो अपवर्तन। मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है। 190 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 190 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 190 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है क्या कहलाता है। 191 क्या हो जाएगा, तो सी, प्रकीर्णन। एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करता है, इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 192 का जो है ना बी नंबर ऑप्शन सही है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण बैगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होता है, हाँ सही है। 193 नंबर देखिए, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी इस तथ्य का सत्यापन करती है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करता है। ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करता है, तो 193 का हो जाएगा आपका सी, तड़ित झंझा। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है, तो 194 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश में प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो 196 का हो जाएगा आपका बी, रमन प्रभाव। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो 197 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कॉर्निया। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, हाँ ये सही है। ये पार्श्विक रूप से व्युत्क्रमित होता है, ये भी सही है। ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, नहीं यही गलत है। मतलब ऑप्शन के अनुसार कौन सा गलत है, तो सी नंबर। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने प्रकाश से कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं, कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं, तो 199 का देख लीजिए। 199 का हो जाएगा आपका बी हो जाता है। 199 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंद्रधनुष कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। कितना बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए याद रखिए आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसने पूछा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में आंतरिक परावर्तन कितने बार होता है, तो 1 बार होता है। वहीं अगर अपवर्तन पूछता तो 2 बार, ठीक है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है, द्वितीयक इंद्रधनुष में आपका अपवर्तन भी 2 बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी 2 बार, ठीक है। द्वितीयक इंद्रधनुष में इसको आप याद रखिएगा। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, हवा में प्रकाश की चाल जो है वो निर्भर करती है, तो 200 का क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। 201 का देखिए, 201 का आंसर क्या होगा, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है, तो 201 का हो जाएगा ए, यानी कि अवतल।
202 किस डैश डैश किसी कारण का परिवर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। 202 का क्या हो जाएगा, तो 202 का हो जाएगा आपका बी, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसी किरण का परिवर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, तो आभासी होता है। देखिए लेंस नहीं कह रहा है यहाँ पे, दर्पण कह रहा है, दर्पण। दर्पण उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ठीक है, तो कह उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, तो आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा तो कभी बनता ही नहीं है, वास्तविक तो कभी बनेगा नहीं। आभासी और सीधा यानी कि यहीं से हो जाएगा। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 204 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 1 और 2 सही है। उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, उत्तल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। क्यों, देखिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी अगर आप पढ़े होंगे, चिन्ह परिपाटी में क्या कहता है, ये हो गया रेखा। ठीक है, इधर जब जाएंगे ना, इधर की दूरियाँ सब क्या होती है, तो माइनस में होती है। इधर की सब दूरियाँ क्या होती है, तो प्लस में होती है। अगर ऊपर की तरफ दूरियाँ नाप रहे हैं तो ये प्लस में नापेंगे, नीचे की तरफ अगर दूरियाँ नाप रहे हैं तो माइनस में ही चिन्ह परिपाटी कहता है। ठीक है, तो अब यहाँ कर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, उत्तल लेंस। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी आपका इधर होता है, दाहिने साइड। अब बताइए सभी दूरियाँ कहाँ से नापेंगे, हम यहाँ से नापते हैं यानी कि। ठीक है, अब इधर जब जाएंगे, इधर की दूरियाँ इधर पर क्या आपका कुछ कर उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में नापा जाता है। क्षमता यानी P बराबर होता है 1/f। P किस पर निर्भर करता है, फोकस दूरी पर। तो फोकस दूरी पहले क्या है बताइए, अगर फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो तभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर बताइए फोकस दूरी इधर है, ठीक है, ये प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है, तो आपका P भी क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि दाहिने साइड की दूरियाँ सभी धनात्मक होती है, अब बाएं साइड की सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती है। और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है आपका बाएं साइड होता है, तो बाएं साइड के क्या होता है, दूरियाँ सभी ऋणात्मक होती है। तो वही कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, तो हाँ। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, तो हाँ, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो जाए तो सबसे पहले लिंक आप ही लोगों के पास जाए। और आप लोग देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। चलिए धन्यवाद।